Welcome to Ridhi Academy, where learning creates leaders, your destination for competitive exam success. Learn today, lead tomorrow. आज हम लोग पढ़ेंगे BHIC 113। इग्नू का कोड है BHIC 113, जिसमें भाग 1 में हम लोग 1 से 4 क्वेश्चन देखेंगे। उसमें पहला प्रश्न है, भारत पर उपनिवेशवाद के सामाजिक आर्थिक प्रभाव का रचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो इसमें 2-3 वर्ड का इंपॉर्टेंस है, उसी वर्ड को एक्सप्लेन करके हम लोग आंसर देंगे। भारत पर उपनिवेशवाद, पहले हम लोग समझेंगे कि भारत में उपनिवेशवाद क्या है और सामाजिक और आर्थिक पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। पहले हम लोग देखेंगे कि उपनिवेशवाद का अर्थ क्या है। उपनिवेशवाद का यह अर्थ है कि किसी शक्तिशाली देश द्वारा दूसरे देश के राजनीतिक और आर्थिक नियंत्रण स्थापित करना। किसी भी शक्तिशाली देश द्वारा दूसरे देश पे राजनीतिक और आर्थिक नियंत्रण ही उपनिवेशवाद कहलाता है। भारत में ब्रिटिश शासन का मुख्य उद्देश्य भारतीय संसाधनों का उपयोग करके ब्रिटेन को लाभ पहुंचाना ही था। ब्रिटेन शासन ने भारत के सामाजिक और आर्थिक जीवन पर गहरा प्रभाव डाला, और किसी देश का राजनीतिक और आर्थिक ही नियंत्रण हो जाए तो ऑब्वियस सी बात है कि सामाजिक और आर्थिक के जीवन पे प्रभाव बिल्कुल डालेगा। तो पहला हम लोग देखेंगे कि आर्थिक प्रभाव क्या है। आर्थिक प्रभाव जो पैसे से रिलेटेड थे, व्यापार थे, उस पर क्या क्या प्रभाव पड़ा। तो पहला काम है कि कुटीर उद्योग का पतन। भारत में छोटे छोटे कुटीर उद्योग चल रहे थे, तो ब्रिटिश शासन और उपनिवेश आ जाने के बाद कुटीर उद्योग का अंत हो गया, पतन ही हो गया, क्योंकि ब्रिटिश लोग खुद अपना आयात निर्यात सिस्टम लागू कर दिए थे। ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति के बाद मशीन निर्मित वस्तुएं भारत में आने लगी। कुटीर उद्योग जो हाथ से या छोटे छोटे मशीनरी से बनाए जाते थे, बड़े बड़े औद्योगिकरण के कारण औद्योगिक क्रांति हुआ, जिसके कारण बड़े मशीन का निर्माण हुआ और उसी से निर्मित वस्तुएं भारत में आने लगी। भारतीय हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग नष्ट होने लगे। जैसे ही औद्योगिकरण क्रांति हुआ, उसके बाद हस्तशिल्प जो हाथ से बनाए जाते थे, कारीगरी और कुटीर उद्योग लगभग नष्ट होने लगा। लाखों कारीगर बेरोजगार हो गए। तो पहला इसका क्या था, कुटीर उद्योग पतन होना ही आर्थिक प्रभाव था। दूसरा है कृषि का व्यवसायीकरण हो जाना। कृषि का व्यवसायीकरण, किसानों को खाद्यान्न के बजाय नील, कपास, जूट और अफीम जैसी नकदी फसलें उगाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। जैसे कि कृषि, हम लोग पहले जब अंग्रेज के आने से पहले खेती में खाद्यान्न फसलों को उगाया करते थे, ना कि नील, जूट, अफीम जैसे नकदी फसल को उगाते थे। लेकिन जब अंग्रेज आए और उपनिवेशवाद की प्रक्रिया शुरू हुआ, तो किसानों को बिना उनके मन के नील, कपास और जूट जैसे खेती, नकदी फसल व्यापार करने के लिए प्रोत्साहित किया। खाद्यान्न उद्योग, और इसका एक बेस्ट उदाहरण है चंपारण की तिनकठिया पद्धति, जिसको महात्मा गांधी ने 1917 ईस्वी में उसको समाप्त किया था। तो तिनकठिया पद्धति में कहा गया था कि 30 बीघा, 1 बीघा के 3 कट्ठा पे, 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है, तो उसका 3 पार्ट में क्या करना था, नील की खेती करना था। खाद्यान्न उत्पादन में कमी आई। जैसे जैसे ही हम लोग व्यापार की ओर बढ़े, व्यापार की क्रांति हुआ, व्यापार के लिए हम लोग नील, कपास और जूट और अफीम जैसे खेती करने लगे, तो उससे क्या हो गया, हमारे खाद्यान्न जो उत्पादन था उसमें कमी देखने को मिली। किसानों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। पहले जितना आर्थिक स्थिति मजबूत था, जितना उनको क्रय शक्ति था, खरीदने की कोई वस्तु की शक्ति था, उसमें कमी देखने को मिला। थर्ड है भू राजस्व नीति। अंग्रेज का जैसे ही राजनीतिक और आर्थिक पे नियंत्रण हुआ, वो अपने नियम और कानून लागू करने लगे। जैसे भूमि राजस्व नीति। भूमि राजस्व नीति में अस्थायी बंदोबस्त लाना शुरू कर दिया। 1793 में कॉर्नवालिस एक गवर्नर जनरल आता है और उसने अस्थायी बंदोबस्त की प्रक्रिया शुरू करता है। तो दूसरा है रैयतवाड़ी व्यवस्था। दूसरा है रैयतवाड़ी व्यवस्था और महलवाड़ी व्यवस्था। ये 3 व्यवस्थाएं ब्रिटिश शासन द्वारा भूमि राजस्व नीति के लिए लागू किया गया। इन व्यवस्थाओं ने किसानों पर कर का भारी बोझ डाला। फसल उत्पादन सही से हो नहीं रहा था और खाद्यान्न उत्पादन में भी कमी देखने के मिली, और ऊपर से ये भूमि राजस्व नीति आ गया, जिसके कारण भारत के किसानों के पर भारी करों का बोझ झेलना पड़ा। उसके बाद आता है दादा भाई नौरोजी, जो एक धन निकास का सिद्धांत देते हैं। धन निकास का सिद्धांत देते हैं
और कहते हैं कि भारत की संपत्ति लगातार ब्रिटेन भेजी जा रही है। भारत की जो संपत्ति है धीरे धीरे करके कहाँ जा रहा है? ब्रिटेन की ओर जा रहा है। ये हमारे आर्थिक प्रभाव थे। अब हम देखेंगे हम लोग सामाजिक प्रभाव क्या पड़ा, हमारे समाज पे क्या इफेक्ट पड़ा उपनिवेशवाद हो जाने के बाद। तो आधुनिक शिक्षा का विकास हुआ। पहला तो समाज में हम लोग पहले अंग्रेजी पढ़ते ही नहीं थे, सिर्फ हिंदी माध्यम और अपने लोकल भाषा या अपने क्षेत्र के भाषा में क्या करते थे? पढ़ाई करते थे। जैसे उपनिवेशवाद की प्रक्रिया तेज हुई, उसमें अंग्रेजों ने हम पे अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार किया और सारे लोग को अंग्रेजी में शिक्षा देने शुरू किया। शिक्षित मध्यम वर्ग का उदय। शिक्षित मध्यम धीरे धीरे लोग पढ़ना शुरू किए और पढ़ के एक शिक्षित वर्ग का उदय हुआ, जिससे राष्ट्र भावना की विकसित हुआ, राष्ट्रवाद की भावना का विकसित हुआ। सामाजिक सुधार। जब उपनिवेशवाद आए तो कुछ हमारे धार्मिक चीजों में कुरीतियां थी और कमी था, जिसको ये अंग्रेजों ने सामाजिक सुधार किया था। सती प्रथा का उन्मूलन। राजा राम मोहन राय के द्वारा आंदोलन करने पर, विद्रोह करने पर ये सती प्रथा का उन्मूलन 1829 में कर दिया गया। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। विद्यासागर, ईश्वरचंद विद्यासागर के द्वारा ये विद्रोह करने पर, इनके अगेंस्ट आंदोलन करने पर विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाकर विधवा पुनर्विवाह शुरू किया गया। महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। और जब उपनिवेशवाद बढ़े तो सामाजिक स्तर पर देखा जाए तो परिवहन एवं संचार में भी कुछ बदलाव देखने को मिलता है, क्योंकि पहले हमारे भारत में रेल सिस्टम नहीं था। तो पहली बार जो रेल था 1853 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने शुरू किया था। डाक और तार व्यवस्था का विकास हुआ। डाक सिस्टम प्रणाली शुरू हुआ, तार व्यवस्था का विकास हुआ और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिला। ये हमारे सामाजिक आर्थिक प्रभाव थे। अगर ओवरऑल देखा जाए कि सकारात्मक और नकारात्मक क्या प्रभाव पड़े, सकारात्मक प्रभाव ये पड़ा कि हम लोग आधुनिक शिक्षा ग्रहण करने लगे। क्या करने लगे? आधुनिक शिक्षा ग्रहण करने लगे। और रेलवे संचार व्यवस्था का विकास हुआ, कुछ सामाजिक सुधार हुए, विधवा पुनर्विवाह और सती प्रथा जैसे कुरीतियों को हिंदू धार्मिक सिस्टम से हटा दिया गया। राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ। और नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा? उद्योग का विनाश हो गया। क्या हो गया? उद्योग, कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प उद्योग का क्या हो गया? पूरे तरीके से समाप्त हो गया और किसानों का शोषण होना शुरू हो गया। हमने ऊपर में ही पढ़े थे कि 3 नीतियां कृषि पे लाया, महलवाड़ी, रैयतवाड़ी और अस्थायी बंदोबस्त के कारण किसानों पर भारी करों का बोझ झेलना पड़ा, जिसके कारण ये किसान का शोषण किया गया, जिससे ये नकारात्मक प्रभाव हमारे समाज पे पड़ा। गरीबी और अकाल। जैसे ही हम लोग व्यापारीकरण करने लगे और नकदी फसल की खेती करने लगे तो खाद्यान्न के उत्पादन में कमी देखने को मिला। नेक्स्ट है सांप्रदायिक विभाजन। जैसे उपनिवेशवाद आता है, धीरे धीरे हमारे देश के बंटवारे की शुरुआत हो जाता है। सांप्रदायिक चीज़ों को बढ़ावा देता है और इसी कारण हम लोग अपने संप्रदाय में बंट जाते हैं। निष्कर्ष क्या निकलता है? ब्रिटिश शासन ने कुछ अधिकारी आधुनिक संस्थाओं का विकास किया, लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य भारत का आर्थिक शोषण था। ये नहीं कि भारत का विकास करना था। आर्थिक संस्थाओं को बनाया, रेल लाया, तार लाया, डाक सिस्टम लाया। ये नहीं कि भारत के लिए कर रहा था। आधुनिक संस्थाएं बनाया, लेकिन भारत के प्रति अच्छाई सोचकर नहीं। वो अपने व्यापार और अपने शासन को सुदृढ़ करने के लिए ये सारे सिस्टम का उपयोग किया। इसीलिए उपनिवेशवाद का प्रभाव मुख्य रूप से भारत के लिए हानिकारक सिद्ध होता है। क्या होता है? हानिकारक सिद्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 2। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में नरम दल और उग्रवादी के बीच विवाद की चर्चा कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1855 में होता है, 1885 में होता है। उसके बाद कुछ सालों के बाद 2 वर्ग में बंट जाते हैं, नरम दल और उग्रवादी दल। इनका बाद में जाके विभाजन हो जाता है, अलग अलग संस्था बना के अपने उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष करते हैं, आंदोलन करते हैं।
तो प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस का नेतृत्व नरम दल के नेताओं के हाथ में था। जैसे ही 1905 के बाद उग्रवादी नेताओं का प्रभाव बढ़ा और दोनों समूहों के बीच मतभेद उत्पन्न हुआ। तो हम लोग जानेंगे कि नरम दल में कौन कौन प्रमुख नेताएं थे। तो दादा भाई नौरोजी प्रमुख नेताएं थे और गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता आदि किस प्रकार के नेता थे? नरम दल के नेता थे। इनका विचार क्या था? नरम दल क्यों कहा गया? ये थोड़ा नरमी पेश आते थे अंग्रेज के प्रति। इनका अलग ही मानना था कि हम देश को आज़ाद कराएंगे तो संवैधानिक सुधार में और याचिका और प्रार्थना पत्र का उपयोग करते थे। जैसे कोई बात होता था तो हिंसा नहीं करते थे, ये बार बार पत्र लिखते थे और अंग्रेज से प्रार्थना करते थे, क्योंकि उस समय कांग्रेस उतना मजबूत भी नहीं था और हमारे देश के लोग भी जागरूक नहीं थे। तो ये हमारे देश के आज़ादी के लिए नींव रख रहे थे, फाउंडेशन तैयार कर रहे थे। तो संवैधानिक सुधारों में विश्वास रखते थे कि हमें जो अधिकार चाहिए संविधान के रूप में उसमें सुधार किया जाए, हमें शासन मिलना चाहिए, हमें थोड़ा अंग्रेज के शासन रहते हुए ये सुधार करना चाहते थे। और ब्रिटिश न्यायप्रियता में विश्वास रखते थे और ये सोचते थे कि ब्रिटिश ही हमें न्याय देगा, जो भी करेगा ब्रिटिश ही करेगा। लेकिन उसके बाद 1905 के बाद कुछ उग्रवादी नेता आते हैं, लाल बाल पाल, इनका शॉर्ट फॉर्म है लाल और बाल, लाल बाल और पाल। लाल बाल पाल से बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, ये तीन उग्रवादी नेताओं के श्रेणी में आते हैं। इनका सीधा मांग था, इनका सीधा कहना था कि हमें स्वराज मांग, स्वराज दो हमें। स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा दिया, विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार किया और जन आंदोलन को बढ़ावा दिया। विवाद का कारण क्या था? लक्ष्य में अंतर था दोनों का। पहला कारण, विवाद का कारण, मुख्य कारण था लक्ष्य में अंतर। नरम दल सुधार चाहता था जबकि उग्रवादी स्वराज चाहते थे। नरम दल चाहते थे कि ब्रिटिश का शासन रहते हुए जो हमें, हमारे नागरिकों को या हमें ज़रूरत है उसमें सुधार करें, लेकिन उग्रवादी कहता था कि नहीं, हमें सीधा क्या चाहिए? स्वराज चाहिए। और दोनों के कार्य प्रणाली में भी अंतर था। नरम दल शांति प्रिय थे, शांतिपूर्ण उपायों का समर्थन करते थे, लेकिन उग्रवादी आंदोलन, बहिष्कार और कभी कभी हिंसा का भी प्रयोग करते थे। बंगाल विभाजन 1905, इस घटना से उग्रवादियों का प्रभाव बढ़ गया। तो इसके प्रभाव बढ़ने के बाद सूरत अधिवेशन होता है और उसी अधिवेशन में नरम दल और गरम दल का विभाजन हो जाता है। तो कांग्रेस अधिवेशन सूरत में हुआ और अध्यक्ष पद को लेकर विवाद हो गया और कांग्रेस दो गुटों में बट गई, जिसके कारण नरम दल और गरम दल अलग हो गए। तो इसका परिणाम क्या हुआ? अब किसी भी घर में दो परिवार रह रहे हैं, दोनों अलग हो जाए तो एक परिवार या दोनों परिवार कमज़ोर हो सकते हैं। तो उसी प्रकार कांग्रेस में कमज़ोर हुई, कांग्रेस क्या हो गया? कमज़ोर हो गया और ब्रिटिश सरकार को लाभ मिला। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में पुनः एकता स्थापित किया। निष्कर्ष, नरम दल और उग्रवादी दोनों ने स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूत किया। दोनों की विचारधाराएं ने राष्ट्रीय आंदोलन की नई दिशा प्रदान की। भले दोनों का विचारधारा अलग था, लक्ष्य अलग था और उनके कार्यशैलियों को करने का तरीका अलग था, लेकिन दोनों क्या चाहते थे? स्वतंत्र आंदोलन में भारी मजबूती से काम किया और हमारे देश को आज़ाद कराने में एक नई दिशा प्रदान की। नहर आंदोलन का संक्षिप्त लेखा जोखा प्रस्तुत करें। नहर आंदोलन पंजाब के किसानों द्वारा ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीति के विरुद्ध हुआ, चलाया गया एक महत्वपूर्ण किसान आंदोलन था। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों के अधिकारों की रक्षा करना था। पृष्ठभूमि क्या है इसके आंदोलन होने के पीछे कारण क्या है? ब्रिटिश सरकार ने पंजाब में नहर कॉलोनियों की स्थापना की। किसानों पर जल कर और भूमि कर का बोझ बढ़ा दिया। नहर कल आंदोलन इसीलिए हुआ कि नहर कॉलोनी को स्थापना किया, लेकिन जल पे लगने वाले कर और भूमि पर लगने वाले कर को बढ़ा दिया गया। 1906 के कोलोनाइजेशन बिल ने किसानों को असंतोष पैदा किया।
इसके पीछे ये पृष्ठभूमि था। तो प्रमुख कारण क्या था? नहर जल कर में वृद्धि हो गया, भूमि संबंधित प्रतिबंध लग गए, बढ़ता हुआ राजस्व और औपनिवेशिक शोषण। आंदोलन 1907 का आंदोलन, लायलपुर, लाहौर और रावलपिंडी में आंदोलन शुरू हुआ। किसानों ने सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन किए। प्रमुख नेता थे इनके अजीत सिंह, लाला लाजपत राय और किशन सिंह। लाला लाजपत राय, अजीत सिंह और किशन सिंह। लाला लाजपत राय, अजीत सिंह और किशन सिंह। ये तीनों नाम आप लोग कहीं पे नोट कॉपी हो तो नोट कॉपी में लिख लीजिए या याद करने का प्रयास कीजिए। अजीत सिंह, लाला लाजपत राय और किशन सिंह नहर आंदोलन से प्रेरित थे, उनके प्रमुख नेता थे। पगड़ी संबल जाट आंदोलन, यह आंदोलन का प्रसिद्ध नारा था किसानों को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा मिली। परिणाम हुआ कि किसानों में राजनीतिक जागरूकता बढ़ी और ब्रिटिश नीतियों का विरोध मजबूत हुआ और राष्ट्रवादी आंदोलन को बल मिला। नहर आंदोलन पंजाब के किसानों को महत्वपूर्ण संघर्ष था, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन और किसान राजनीति को नई दिशा प्रदान की। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, बस्तर और गैर कर आंदोलन। बस्तर एवं गैर कर आंदोलन क्या था? बस्तर क्षेत्र के आदिवासियों ने ब्रिटिश शासन की वन नीति और कर व्यवस्था के विरुद्ध आंदोलन किया। 1910 का बस्तर विद्रोह इस संघर्ष का महत्वपूर्ण उदाहरण है। जंगलों पर सरकारी नियंत्रण हो जाने के कारण, वनों अधिकार का हनन होने के कारण, करों का बोझ होने के कारण, बेकार प्रथा शुरू हो जाने के कारण ये बस्तर में आदिवासी आंदोलन शुरू होता है। अब इसका महत्व क्या रहा? आदिवासी जागरूकता बढ़ी। क्या बढ़ी? आदिवासी जागरूकता बढ़ी और ब्रिटिश नीतियों का विरोध हुआ और राष्ट्रीय आंदोलन का जनाधार मिला। निष्कर्षता, बस्तर और गैर कर आंदोलन आदिवासी प्रतिरोध के महत्वपूर्ण उदाहरण थे। 4 का खा छोटा छोटा आंसर, ये 200 वर्ड में आप लोग को लिखना होता है। ये टिप्पणी टाइप आता है। कांग्रेस में सूरत विभाजन, अभी ऊपर में हम लोग पढ़े थे नरम दल और गरम दल में, ये सूरत अधिवेशन में ही नरम दल और गरम दल विभाजित हो गया। एक ही साल के क्वेश्चन में देखिए, अगर एक ही टॉपिक गरम दल और नरम दल को सही से पढ़ लीजिएगा तो ये 10 नंबर की टिप्पणी आसानी से लिख लीजिएगा। 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में नरम दल और उग्रवादियों के बीच मतभेद का कारण विभाजन हो गया, जिसका कारण था स्वराज की अवधारणा में मतभेद, काम करने की शैली में मतभेद और आंदोलन की राजनीति में अंतर और अध्यक्ष पद के लेकर विवाद हो गया। परिणाम हुआ कि कांग्रेस 2 भागों में बंट गया और राष्ट्रीय आंदोलन को अस्थायी नुकसान हुआ और ब्रिटिश सरकार को लाभ मिला। निष्कर्षता, सूरत विभाजन कांग्रेस के इतिहास की महत्वपूर्ण घटना थी। सूरत विभाजन जो कांग्रेस के इतिहास में महत्वपूर्ण घटना थी। तो दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर इस पॉइंट को और डिटेल में चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि सर थोड़ा और डिटेल में इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में जब वीडियो लाएंगे तो थोड़ा और उसको एक्सप्लेन करके समझाएंगे। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और ताकि नेक्स्ट वीडियो जल्दी आपके सामने आएंगे, जिससे आपके तैयारी में मदद मिलेगी। और का ग है गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच हुआ। इसके पीछे पृष्ठभूमि यह था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन और दांडी मार्च की सफलता ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाया। प्रमुख शर्त ये था इस मीटिंग का कि राजनीतिक बंदियों को रिहाई किया जाए, जब्त संपत्ति को लौटाना पड़ेगा, कांग्रेस द्वारा आंदोलन स्थगित करना है, गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना,
जब गोलमेज सम्मेलन 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ, उसमें फर्स्ट और थर्ड में कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन गांधी निर्विन समझौता होने के कारण ये कांग्रेस के द्वारा कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी लंदन जाते हैं और वहाँ पे गोलमेज सम्मेलन दूसरे में भाग लेते हैं। महत्व क्या था? कांग्रेस और सरकार के बीच वार्ता। कांग्रेस और सरकार के बीच वार्ता हुई और गांधी की प्रतिष्ठा बढ़ी। निष्कर्ष, यह समझौता स्वतंत्र आंदोलन की महत्वपूर्ण घटना थी। हिंदुस्तान समाजवादी गणराज्यवादी संघ HSRA की स्थापना 1928 में होता है। 1928 में होता है। इससे पहले 1924 में HSA था। इसमें एक वर्ड जोड़कर 1928 में स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से एक संगठन बनाया गया। इनके प्रमुख नेता थे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव और राजगुरु। इनका उद्देश्य था कि ब्रिटिश शासन का कैसे भी क्या करना, अंत करना, साम्राज्यवादी गणराज्य की स्थापना करना, युवाओं में क्रांति चेतना का विकास करना। प्रमुख घटना था ये HSRA का कि संड्रस की हत्या कर दिया गया 1928 में। केंद्रीय विधानसभा में बम फेंक दिया गया। 1928 में केंद्रीय विधानसभा पर बम कांड किया गया। महत्वपूर्ण क्या था? युवाओं में देशभक्ति की भावना बढ़ी। HSR ने क्या बढ़ाया? युवाओं में देशभक्ति की भावना बढ़ाया और स्वतंत्र आंदोलन की नई ऊर्जा मिली। निष्कर्ष, HSRA भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन के सबसे प्रभावशाली संगठन था जिसने स्वतंत्रता संघर्ष में महत्वपूर्ण योगदान दिया। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन का संक्षिप्त लेखा जोखा प्रस्तुत करें। भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अंतिम और सबसे व्यापक जन आंदोलन था। इसकी शुरुआत 8 अगस्त 1942 में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश शासन का अंत और भारत छोड़ने के लिए मजबूर करना, जिससे भारत स्वतंत्र हो सके। पृष्ठभूमि क्या था भारत छोड़ो आंदोलन का? पृष्ठभूमि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया और ब्रिटिश सरकार ने भारतीय नेताओं से बिना सलाह लिए भारत में युद्ध में शामिल कर दिया और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में होता है। और उससे पहले 1939 में विश्व युद्ध हुआ, उसमें बिना भारत नेताओं को सलाह लिए और उसको शामिल कर दिया। क्रिस्प मिशन 1942 में आता है। ऑक्सफोर्ड की स्क्रिप्स भारत आते हैं और कुछ प्रस्ताव देते हैं और कांग्रेस नेताओं द्वारा और मुस्लिम लीग द्वारा इसे अस्वीकार कर दिया जाता है। बढ़ता असंतोष, महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही थी, जनता ब्रिटिश शासन से नाराज थी। ये 3 मुख्य कारण था जिसने भारत छोड़ो आंदोलन को जन्म दिया। आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 में और मुंबई की ग्वालियर टैंक में होता है। एट अगस्त 1942 में मुंबई का ग्वालियर टैंक मैदान में होता है। महात्मा गांधी इनके प्रमुख नेता हैं और इनका प्रमुख नारा भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। प्रमुख घटनाएं ये था कि नेताओं को जैसे ही 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ और 9 अगस्त 1942 को गांधी जी तथा अन्य कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और ये बहुत बड़ा जन आंदोलन के रूप में उभरा। देश भर में हड़तालें हुई, रेल और संचार व्यवस्था बाधित की गई, छात्रों और किसानों और मजदूरों ने भाग लिया, इसमें महिलाओं ने भाग लिया और कुछ जगहों पर समानांतर सरकार बनाई गई। बलिया जो उत्तर प्रदेश है वहाँ पे समानांतर सरकार बनाई गई और सतारा महाराष्ट्र में और तमिलनाडु बंगाल जैसे क्षेत्रों में समानांतर सरकार बनाई गई। स्वतंत्रता आंदोलन को निर्णायक दिशा मिली, ब्रिटिश शासन की कमजोरी उजागर हुई और जनता की व्यापक भागीदारी हुई, जिसके कारण यह हुआ कि भारत छोड़ो आंदोलन एक सफल आंदोलन के रूप में उभरा और 1947 में जाकर ये देश क्या हो गया, आज़ाद हो गया
भारत छोड़ो आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को अंतिम चरम तक पहुंचाया और 1947 की स्वतंत्रता की मार्ग प्रशस्त किया। महत्वपूर्ण तिथियां अगर 1942 से रिलेटेड देखा जाए तो 1942 में क्रिस्प मिशन आता है और 8 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है और 9 अगस्त 1942 में क्या हो जाता है, नेताओं की गिरफ्तारी हो जाता है और 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधीवादी विचारधारा की प्रमुख विशेषताएं की आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। जो गांधीवादी विचारधारा है उनकी क्या विशेषता है उसको आलोचना करते हुए आप परीक्षण कीजिए और इनको अपने शब्दों में लिखिए। तो गांधीवादी विचारधारा क्या है? गांधी जी के सिद्धांत और जीवन मूल्यों पर आधारित है। जो इसने सिद्धांत दिए और जीवन मूल्यों पर जो आधारित है वही क्या है, गांधीवादी विचारधारा। इसका मेन उद्देश्य सत्य, अहिंसा और नैतिकता के आधार पर समाज का निर्माण करना। ये कभी हिंसा के समर्थक नहीं थे और सत्य के लोके चलते थे, अपने नैतिक से कभी कंप्रोमाइज नहीं करते थे और इसी पे समाज का निर्माण करना चाहते थे। तो गांधीवादी विचारधारा की प्रमुख विशेषताएं हैं सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, स्वदेशी, ग्राम स्वराज, धार्मिक सहिष्णुता और ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। गांधीवादी का मुख्य विशेषता है सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, स्वदेशी, ग्राम स्वराज, धार्मिक सहिष्णुता और ट्रस्टीशिप सिद्धांत। इसी को पॉइंट को हम लोग एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे क्या है और क्या नहीं। गांधी जी सत्य को ईश्वर के समान मानते थे और अहिंसा कभी नहीं करना चाहते थे। हिंसा के बिना अन्याय का विरोध किया जाता था। गांधी जी का विश्वास था कि हिंसा के बिना भी अन्याय का विरोध किया जा सकता है और ये सत्य और अहिंसा के आधार पर संघर्ष की पद्धति को ही क्या कहते हैं, सत्य और अहिंसा के आधार पर ही संघर्ष की पद्धति को ही सत्याग्रह कहते हैं। स्वदेशी, भारतीय वस्तुओं का उपयोग पर बल दिया और ग्राम स्वराज, आत्मनिर्भर गांवों की स्थापना करना चाहते थे। धार्मिक सहिष्णुता, सभी धर्मों को सम्मान दिया और सभी धर्मों को साथ लेकर चले। ट्रस्टशिप सिद्धांत, धनवान वर्ग सम्मान के हित में अपनी संपत्ति का उपयोग करे। धनवान लोग ट्रस्ट बनाए, अपने वर्ग और अपने कामगारों और अपने जो उनके घर और इनके जो फैक्ट्रियों में काम करते थे उनके प्रति ट्रस्टशिप का सिद्धांत दिया ताकि धनवान लोग नीचे और गरीब लोगों की अपनी संपत्ति का उपयोग करके उनको मदद किया जाए। आलोचनात्मक मूल्यांकन, सकारात्मक पक्ष और नकारात्मक पक्ष। आलोचना करते हुए जनता को राजनीति से जोड़ा। सकारात्मक पक्ष इनका गांधीवादी विचारधारा का यह है कि ये विचारधारा जनता को राजनीति से जोड़ दिया, नैतिक राजनीति को बढ़ावा दिया, और स्वतंत्रता आंदोलन को जन आंदोलन में बदल दिया। कुछ लोग इसे अत्यधिक आदर्शवादी माना। इनका मेन नकारात्मक पक्ष इसलिए था कि ये सत्य और अहिंसा को लेकर चलते थे। तो कुछ लोग कहते थे कि ये आदर्श ज़्यादा ही आदर्शवादी है। तो लेकिन इनका जो जितना भी सिद्धांत था सारे क्या हो गए, सक्सेस हो गए और आगे जाके हमारे देश के आज़ाद कराने में बहुत ही इनका मूल्यवान सिद्धांत दिया और उसके हेल्प से हमारे देश आज़ाद हो पाए। औद्योगिकरण के प्रति गांधी जी का दृष्टिकोण विवादास्पद रहा और ट्रस्टीशिप सिद्धांत व्यवहारिक नहीं माना गया। इनका 3 नकारात्मक पक्ष को आप लोग अच्छे से एक्सप्लेन करके लिख लीजिए। गांधीवादी विचारधारा ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का नैतिक आधार प्रदान किया और आज भी विश्व भर में प्रासंगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। 1920 से 1930 के दशक में कृषक आंदोलन की वृद्धि पर चर्चा कीजिए कि 1920 और 1930 के दशक में कृषि आंदोलन क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसके पीछे कारण क्या है, कौन कौन कृषि आंदोलन हुआ, उसको आप अपने बातों से लिख सकते हैं। 1920 और 1930 के दशक में किसानों की समस्या, जमींदारी शोषण, बढ़ते कर के कारण अनेक किसान आंदोलन हुए। आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन और ग्रामीण आधार पर प्रदान किया। कृषक आंदोलनों के कारण पहला था कि भारी दगा,
कृषक आंदोलन ऐसे ही नहीं हो रहे थे, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी और अस्थायी बंदोबस्त के कारण, भारी लगान लगा देने के कारण भारत के किसान परेशान थे। जमींदारों के द्वारा शोषण जमींदारों के द्वारा शोषण, अवैध वसूली की जाती थी, जिसके कारण जमींदार द्वारा शोषित किसान परेशान थे। आर्थिक संकट 1920 और 30 के बीच में एक आता है 1929 में विश्व आर्थिक मंदी का प्रभाव किसानों पर भी पड़ा। राष्ट्रीय आंदोलन का प्रभाव, कांग्रेस और किसान नेताओं ने किसानों को संगठित किया और किसानों को संगठित होने के बाद, जागरूक होने के बाद और गांधी जी से जुड़ने के बाद किसान आंदोलित हुए और बहुत सारे किसान आंदोलन हमें देखने को मिलता है। पहला है अवध किसान आंदोलन। अवध किसान आंदोलन ये यूपी में होता है और इनके नेता हैं बाबा रामचंद्र। बाबा रामचंद्र इनके नेता हैं और इनकी जो मुख्य मांग था लगान में कमी। लगान इतना बढ़ गया था कि किसान की फसल का उत्पादन हो ही नहीं रहा था और लगान जुड़ता जा रहा है, कर जुड़ता जा रहा है। वो कर के बोझ से वो भारत के किसान दबे हुए थे। तो बाबा रामचंद्र ने अवध किसान आंदोलन शुरू किया और उसमें मांग की कि लगान में कमी होना चाहिए। बारदोली सत्याग्रह 1928 में इनके नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इन्होंने भी बढ़े हुए करों का विरोध किया। बिहार किसान सभा 1929 में शुरू होता है, जिनके मुख्य नेता थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। किसानों के अधिकार की रक्षा के बारे में बात किए, किसान के अधिकार की रक्षा की बात किए, करों में कमी करने की बात किए और किसान की दैनिक स्थिति को सुधारने का काम किए। अखिल भारतीय किसान सभा, पहला किसान अवध किसान आंदोलन 1922 में, बारदोली सत्याग्रह 1928 में, बिहार किसान सभा 1929 में और अखिल भारतीय किसान सभा 1936 में हुआ। जो अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना लखनऊ में हुआ, इसका मुख्य उद्देश्य था कि राष्ट्रीय स्तर पर किसानों को संगठित करना। किसानों की राजनीतिक चेतना आई और राष्ट्रीय आंदोलन को जनाधार मिला और भूमि सुधार की मांग मजबूत हुआ कि भूमि कर में सुधार किया जाए। तो 1920 और 1930 के दशकों में कृषक आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को नई शक्ति प्रदान किया, जिससे क्या हुआ कि किसानों की एक संगठित राजनीति शक्ति के रूप में स्थापित हुआ। ये सारे जो संगठन बने, किसान की कोई भी प्रॉब्लम या समस्या होती थी उनको लेकर ये आंदोलन किया करते थे और ये राष्ट्रीय आंदोलन में भी पार्टिसिपेट करते थे। नेक्स्ट का आज़ाद हिंद फौज, सैनिक पर अदालती मुकदमा। आज़ाद हिंद फौज का संगठन होता है, उसके बाद उनके सैनिकों पर कुछ अदालती मुकदमा चलता है, उसके बारे में टिप्पणी लिखना। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार ने आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर, अधिकारियों पर मुकदमा चलाया। ये मुकदमा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की महत्वपूर्ण घटना बन गई। जब 1945 में जापान की हार हुआ और आईएनए के सैनिक गिरफ्तार किए गए, उन पर देशद्रोह का आरोप लगाया गया। जब 1942 में जापान की हार हो गई और आईएनए के सैनिक गिरफ्तार किए गए, उन पर क्या किया गया? देशद्रोह का मुकदमा लगाया गया। ये मुकदमा कहाँ चला? लाल किला मुकदमा कहा जाता है। ये लाल किला दिल्ली में चलता था, नवंबर 1945। तो कुछ डेट अगर याद हो सकते हैं तो याद कर लीजिए, नहीं तो लिख लीजिए। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और प्रॉपर वे में सब्सक्राइब करते रहिए, आगे आप लोग को हेल्प मिलता रहेगा। और अगर कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ भी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मुख्य अभियुक्त कौन थे? शहनवाज खान थे। शहनवाज खान थे, प्रेम कुमार सहगल थे, गुरबख्श सिंह ढिल्लों था। शहनवाज खान थे, प्रेम कुमार सहगल, गुरबख्श सिंह ढिल्लों। और इनके बचाव में जो मुख्य वकील थे, भुल्ला भाई देसाई और जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू। इनका महत्व, राष्ट्रीय एकता मजबूत हुई, जनता ने व्यापक समर्थन दिया और ब्रिटिश शासन पर दबाव बढ़ा। स्वतंत्रता आंदोलन की नई गति मिली। स्वतंत्रता आंदोलन की क्या मिला? नई गति मिला। और निष्कर्ष ये हुआ कि आईएनए मुकदमे ने भारतीय जनता के राष्ट्रवादी भावना को मजबूत किया और स्वतंत्रता संघर्ष को तेज किया। 19वीं सदी में बंगाली साहित्य। 19वीं सदी
में बंगाली साहित्य के बारे में कुछ लिखिए। 19वीं शताब्दी बंगाली साहित्य का पुनर्जागरण का काल कहा जाता है। इस काल में आधुनिक विचारों, सामाजिक सुधार, राष्ट्रवाद का विकास हुआ। प्रमुख साहित्यकार थे पहला ईश्वरचंद विद्यासागर। इन्होंने ही महिला के लिए बहुत बड़ा काम किया, जो विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करते हुए आंदोलन करके धार्मिक कुरीतियों को समाप्त करके विधवा पुनर्विवाह का शुरुआत किया। महिला शिक्षा का समर्थन करते थे। बंगाली नाट्य का गद्य का विकास किए। माइकल मधुसूदन दत्त थे आधुनिक बंगाली कविता के जनक थे और मेघनाद वध काव्य की रचना किए। इनकी जो पुस्तक का नाम है मेघनाद वध काव्य की रचना किसने किया? माइकल मधुसूदन ने। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आधुनिक बंगाली उपन्यास के जनक थे। आधुनिक बंगाली जो उपन्यास नोवेल के जनक कौन थे? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। आनंद मठ की रचना इन्होंने ही किया था और वंदे मातरम गीत की रचना इन्होंने ही किया था। इनकी जो मुख्य विशेषता था कि सामाजिक सुधारों में समर्थन करते थे, राष्ट्रवादी का विकास करते थे, राष्ट्रवाद का जन्म देते थे, राष्ट्रवाद के विकास में मदद करते थे। नई साहित्यिक विधाओं का विकास किया। निष्कर्ष निकला कि बंगाली साहित्य ने भारतीय पुनर्जागरण और राष्ट्रीय चेतना को मजबूत किया। मेरठ षड्यंत्र मामला क्या है? परिचय। मेरठ षड्यंत्र मामला 1929 में ब्रिटिश सरकार द्वारा कम्युनिस्ट नेताओं के विरुद्ध चलाया गया मुकदमा था। मेरठ मामला 1929 में हुआ है, ब्रिटिश सरकार द्वारा कम्युनिस्ट नेताओं के विरुद्ध चलाया गया मुकदमा था। इसके पीछे पृष्ठभूमि यह था कि मजदूर आंदोलनों का विस्तार और साम्यवादी विचारधारा का प्रसार एवं ब्रिटिश सरकार की चिंता। 1929 तक आते आते बहुत सारे आंदोलन हो चुके थे और मजदूर आंदोलनों का विस्तार हो गया था, साम्यवादी विचारधारा का प्रसार हो रहा था और इससे ब्रिटिश सरकार की चिंता बढ़ रही थी। प्रमुख आरोपी जो मेरठ षड्यंत्र मामला के थे S.A. डांगे और मुजफ्फर अहमद और शौकत उस्मानी। S.A. डांगे, मुजफ्फर अहमद और शौकत उस्मानी मुख्य आरोपी थे। आरोप ये था कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने की साजिश, मजदूरों को भड़काना। इन पे ये आरोप लगा कि ये चाहते हैं कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंके और मजदूर को भड़का रहे हैं। इसका महत्व क्या हुआ कि कम्युनिस्ट आंदोलनों को पहचान मिली। जब मीडिया या केस हुआ, इन पे मुकदमा चले, मेरठ षड्यंत्र केस के मामले में इनको आरोपी बनाया गया, तो इनका फेम बढ़ गया और इनकी जो कम्युनिस्ट आंदोलन कर रहे थे उनको पहचान मिली और मजदूर आंदोलन मजबूत हुआ और ब्रिटिश शासन की दमनकारी नीति उजागर हो गई। तो मेरठ षड्यंत्र मामला भारतीय श्रमिक और वामपंथी आंदोलन के इतिहास की महत्वपूर्ण घटना थी। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखेंगे 8 का। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित है, जिसमें नागरिक के मूल अधिकार दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? मूल अधिकार दिए गए हैं, जिसमें कुछ मूल अधिकार ये सीक्वेंस वे में है। समानता का अधिकार अनुच्छेद से 14 से 18 तक है और स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक है और शोषण के विरुद्ध का अधिकार 23-24 में है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 अनुच्छेद में है। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार 29 से 30 तक है और संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 में। अनुच्छेद 32 को ही भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। और इस मौलिक अधिकार का हमें महत्व क्या है उसको हमें जानना जरूरी है। ये मौलिक अधिकार हमें नागरिकों को स्वतंत्रता की रक्षा करती है, समानता और न्याय की स्थापना करती है और राज्य की शक्ति पर नियंत्रण करती है और लोकतंत्र को मजबूत करता है और नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा करता है। मौलिक अधिकार भारतीय लोकतंत्र की आत्मा है। मौलिक अधिकार ही भारतीय लोकतंत्र की आत्मा है। लेकिन भीमराव अंबेडकर ने कहा था अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का आत्मा और नागरिकों की स्वतंत्रता, समानता और गरिमा की रक्षा करते हैं। तो चलिए, आपका दिन शुभ हो। आप लोग
जाने पर हमें बहुत खुशी होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें ज़रूर रिप्लाई दीजिए। चलिए। Thank you for watching this video. For complete exam preparation, subscribe to Riddhi Academy. Learn today, lead tomorrow.